स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएएस पीसीएस मेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रसून दुबे आप सभी के सामने आया हूं अपनी नई क्लास लेकर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी पिछली क्लासों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल किए हैं, तो हम 2023 का पेपर हल कर चुके हैं, हम 2022 का भी पेपर हल कर चुके हैं, और आज हमारा नंबर है 2021 के पेपर का। 2021 के सीसेट का पेपर आज हम हल करेंगे। और आज की इस क्लास में हम 2021 के पेपर की जो हिंदी है सीसेट की, उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो जुड़े हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। सारणी 1 से सारणी 2 का सही मिलान करना है तथा कूट से सही विकल्प का चयन करना है। ये एक सारणी है, दूसरी ये सारणी है। अल्प विराम, तो आप सभी को पता है अल्प विराम, कोष्ठक, संक्षेप सूचक और योजक। अल्प विराम आपको पता है ये हो जाएगा आपका अल्प विराम, यानी कि पहले का आंसर, ए का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का आंसर हो जाएगा 3। बात करेंगे कोष्ठक, तो कोष्ठक आपका ये लगा हुआ है, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। सी संक्षेप सूचक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका संक्षेप सूचक, यानी कि सी का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और योजक चिन्ह हो जाएगा आपका ये वाला, यानी कि डी का आंसर हो जाएगा ए, यानी आंसर आएगा 3 4 2 1। जिस ऑप्शन में मिलेगा वो आपका सही आंसर 3 4 2 1 डी ऑप्शन सवाल के लिए करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन सवाल के लिए करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने। उत्कर्ष का विलोम शब्द, सभी को पता है एकदम आसान प्रश्न है। उत्कर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। निष्कर्ष, उपकर्ष, अपकर्ष और उत्सर्ग। तो ध्यान रखना, कॉपी में नोट कर लेना। उत्कर्ष का जो विलोम शब्द है वो होता है अपकर्ष। क्या होता है? उत्कर्ष यानी होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना, और अपकर्ष का मतलब होता है नीचे गिरना, डाउनफॉल होना। ठीक है ना, ये अपग्रेड होना और ये डाउनफॉल होना। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने। आजीवन में समास। समास के देखिए, आपने देखा होगा पिछले जब पेपर हमने देखे तो उसमें संधि से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए। इसमें समास का क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है। समझिएगा, आजीवन में समास। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, पहले उन शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा वे, मैंने कहा नी, मैंने कहा प्रति, मैंने कहा अनु, मैंने कहा यथा, मैंने कहा यथा, मैंने कहा बड़ा आ, मैंने कहा हर, मैंने कहा भर, मैंने कहा हाथ, मैंने कहा हम। ये शब्दों से अगर कोई समास की शुरुआत हो रही है, जितने शब्द आपके सामने लिखा है, जैसे बे, नी, प्रति, अनु, यथा, बड़ा आ, हर, भर, हाथ और हम, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत हो रही है तो उसमें सीधा सीधा अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा। अगर इन शब्दों, ये सारे के सारे शब्द मैंने अव्यय शब्द लिख दिए तो वो समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो आप देख रहे हैं बड़ा आ, और बड़ा आ से ही बनेगा आजीवन। तो आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, वनडे एग्जाम में भी आपका काम आ जाता है। ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास, जैसे मैंने कहा बे से बेफिक्र, बेडर, ठीक है ना। निडर, नी से बनेगा निडर, नियोग, निकर्म, ठीक है। प्रति से बनेगा प्रत्येक, प्रतिष्ठा, प्रतिज्ञा। अनु से बनेगा अनुगमन, अनुसरण। यथा से बनेगा यथाशक्ति। आ से बनेगा आजीवन, आमरण। हर से बनेगा हर घर, हर मोहल्ला, हर गली। भर से बनेगा भर पेट, भरपूर, भरसक। हाथ से बनेगा हाथ भर। हमसे बनेगा हम सकल, हम सफ़र। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? सब के सब में कौन सा समास आ जाएगा? अव्ययी भाव समास। यानी कि आप देखते ही साथ आंसर दे दोगे। सर बड़ा आ नजर आ रहा है। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। आजीवन का मतलब क्या होता है सर? आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। यानी कि आप सीधी सी बात याद रखेंगे, जब भी ये शब्द, इतने सारे शब्द नजर आएंगे तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आशा करते हैं कि प्रश्न बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा, सॉरी पिछला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ आपको बताना है। जिजीविषा का अर्थ ऑप्शन है जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, प्रबल इच्छा। तो जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। क्या होता है? जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया। पूर्व में, सॉरी, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण? नहाकर की बात है, पहले उसने नहाया है, पहले नहाया है फिर भोजन किया।
तो पहले नहाया है यानी ये पहले का काम है, यानी ये कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया हो गई सर? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। उसने नहाकर भोजन किया, भोजन बाद में किया, पहले कौन सा काम किया? नहाया, तो वो हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहती गंगा में हाथ धोना। आपने भी सुना होगा बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अवसर खो देना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर की परवाह करना और अवसर को पहचानना। आप सभी को पता है, हम भी कहते हैं कई बार कि बहती गंगा में हाथ धो ली। पता चला 2-4 लोगों की लड़ाई हो रही थी, बीच में हमने भी जाके 2-4 चिपका दी, तो हम क्या कहते आते हैं? हमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, यानी कि अवसर मिला तो हमने उसका लाभ उठा लिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, अवसर का लाभ उठाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? गमन शब्द, उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग क्या कहलाते हैं? आप सभी को पता हो, उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, जो किसी शब्द के, जो शब्द के आगे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग। जो शब्द के आगे लगते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। अब हो गया आपका, अगर अनु लगाएंगे तो हो जाएगा अनुगमन, अनु लगाएंगे तो हो जाएगा अनुगमन, आ लगाएंगे तो हो जाएगा आगमन, आगमन, सर उप लगाएंगे तो हो जाएगा उपगमन, और परि लगाएंगे तो हो जाएगा परिगमन। ठीक, तो देखिएगा, ध्यान रखना, उसने कहा है कौन सा उपसर्ग लगाएं, कौन सा उपसर्ग लगाएं कि शब्द कैसा हो जाए? विपरीत। तो गमन यानी होता है जाना और आगमन होता है आना। गमन यानी होता है जाना और आगमन माने होता है आना, यानी आना और जाना क्या होगा सर? आना और जाना एक दूसरे के विपरीत हो गए। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, आ लगा देंगे तो बन जाएगा, गमन में आ लगाएंगे तो बनेगा आगमन। ये विपरीत हो जाएगा किसका? गमन का। गमन यानी जाना, आगमन यानी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे, ये रहा आपके सामने। शुद्ध चयन की दृष्टि से इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। दूसरा है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं और रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। देखिएगा ध्यान से, ये हमें इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। अब शुद्ध वाक्य बताएंगे आप तो पहली बात तो ये नागरी भाषा नहीं होती है, नागर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, राजा हरिश्चंद्र के सदृश, राजा हरिश्चंद्र के समान सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ है। पद्य के चौथे भाग को चरण, पद्य के तो हर भाग को चरण कहते हैं, चौथे भाग को नहीं, पद्य के हर एक भाग को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। आंसर होगा डी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? ये सवाल गायब हो गया है, मैं आपके सामने सवाल लिखता हूँ। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, वो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि स्वार्थ में कौन सी संधि? किसमें? स्वार्थ में। किसमें पूछ रहा है? वो स्वार्थ में संधि पूछ रहा है। एक शब्द लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, स्वार्थ। स्वार्थ में पूछ रहा है कि स्वार्थ में कौन सी संधि है। आपको कई बार पिछली क्लासों में भी मैंने बताया है कि अगर संधि की बात करें, किसकी बात करें? संधि। तो संधि पहचानने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। संधि जो ये सारे के सारे भेद लिखे हैं वो स्वर संधि के हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक होती है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, एक होती है गुण स्वर संधि, एक होती है वृद्धि स्वर संधि, एक होती है यण स्वर संधि और एक होती है अयादि। जिसने मेरी पिछली क्लास में देखी होंगी बड़े अच्छे से उसको समझ में आया होगा ये बात कि आप सेकंडों में पहचान लेंगे। अगर ध्यान दीजिए, अगर सर बड़ा आ की मात्रा नजर आए या बड़ी ई की मात्रा नजर आए या बड़ा ऊ की मात्रा नजर आए, बेझिझक लगा देना दीर्घ संधि। अगर आपको एक मात्रा नजर आती है, केवल एक मात्रा कहाँ कहाँ लगती है? या तो ए पे लगेगी या ओ पे लगेगी। अगर ये नजर आती है तो बेझिझक लगा देना सर गुण संधि। वृद्धि की बात करेंगे, अगर सर 2 मात्राएं नजर आ जाए, 2 मात्राएं कहाँ नजर आएंगी? तो आप कहोगे सर 2 मात्राएं या तो आई में नजर आएंगी या औ में नजर आएंगी। बात करेंगे यण संधि की, या और वा के पहले आधा अक्षर, या और वा के पहले आधा अक्षर। ठीक, और अयादि की बात करेंगे तो आता है या और वा के पहले पूरा अक्षर। ये पहचान है स्वर संधि के पांचों भेद। स्वर संधि के पांचों भेद को पहचानने का ये सीधा सा तरीका है। अब अपने सवाल पे आते हैं।
पूछा गया है स्वार्थ में कौन सी संधि। स्वार्थ में आप देखेंगे बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, बड़ा आ स्वार्थ हो जाएगी कौन सी संधि, सर दीर्घ संधि हो जाएगी। अब कहोगे सर फंसा दिया हमने सर को, डाउट आ गया यहाँ। क्या डाउट आ गया सर, स्वार्थ मैंने लिखा तो सर एक और बात भी तो आ रही है सामने कि वा के पहले आधा अक्षर तो यण भी तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फिर हमें विच्छेद करना पड़ेगा। हम जब इसका विच्छेद करेंगे दीर्घ के हिसाब से तो क्या बनाएगा, स्वा, स्वा यानी अपने लिए, और स्वा प्लस अर्थ और छोटा आ और छोटा आ, यहाँ से छोटा आ और यहाँ से छोटा आ मिला के क्या बनाएंगे, बड़ा आ, तो हो जाएगा स्वार्थ। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दीर्घ संधि। स्वार्थ में कौन संधि है। अब अगर मान लो आप इसको यण बनाते हो तो आपको करना पड़ेगा सु धन अर्थ। सु माने अच्छा और अर्थ माने अर्थ, यानी अच्छा अर्थ। नहीं, यहाँ स्वार्थ का मतलब अपने लिए निकल रहा है, स्वार्थ का मतलब अच्छा नहीं निकल रहा है, स्वयं के लिए निकल रहा है, इसलिए आंसर होगा ए ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक जीके में पूछा जाएगा कि कृष्णायन जो है वो किसकी रचना है। सबसे पहले क्या पूछेगा, कृष्णायन किसकी रचना है। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कहे जाते हैं, ध्यान रखना मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कहे जाते हैं। नाम है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। क्या नाम है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है कृष्णायन। सबसे पहले तो आपको ये पता हो, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है कृष्णायन, और ये मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर कौन सी भाषा बोली जाएगी, अवधी, यानी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किस बोली के अंतर्गत लिखी गई है, बी ऑप्शन अवधी बोली के अंतर्गत लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचानना है। गलीचा पुर्तगाली, आमदनी फारसी, अंग्रेज फ्रेंच और पादरी तुर्की। इसका सही आंसर आएगा, सही युग्म आपको पहचानना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आमदनी फारसी। जो आमदनी है वो किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखना आमदनी जो हुआ आपका वो फारसी भाषा का शब्द देखने को हमें मिल जाता है। किस भाषा का, फारसी भाषा का शब्द हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अज का अर्थ नहीं है। अज का मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, बिल्कुल सही है, आ यानी नहीं और जा यानी जन्म। अजन्मा को हम शॉर्ट में अजन्मा को हम शॉर्ट में अज लिख देते हैं, जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अजन्मा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दशरथ के पिताजी, बिल्कुल सही है, दशरथ के पिताजी का नाम भी क्या था, अज था। दशरथ के पिताजी का नाम भी क्या था, अज था। ब्रह्मा विष्णु शिव, इन्हें भी क्या कहा जाता है, इन्हें भी सर अज कहा जाता है। तो आंसर होगा मोती। सर मोती इसका आंसर नहीं है, अज का अर्थ नहीं है। कौन सा नहीं है, मोती नहीं है। बाकी सब के सब किसके अर्थ लिखे हैं, बाकी सब के सब अज के अर्थ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द, ये बनना है ना फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सा याद रखना। देवता का पर्यायवाची या तो किंकर होगा या विबुध होगा या विपुल होगा या लोकेश होगा। तो देवता का पर्यायवाची होगा विबुध। क्या होगा, देवता का पर्यायवाची हमें विबुध देखने को मिल जाता है। देवता का पर्यायवाची हमें विबुध देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। हो सकता है वह आया हो सकता है वह आया हो, कौन सा वाक्य है, अनिश्चित वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। उसने क्या कहा, हो सकता है वह आया हो, उसे पता नहीं है, एक अंदाजा लगा रहा है। हो सकता है वह आया हो, अगर ऐसी बात आएगी तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है वह आया हो। जैसे आप संभावना व्यक्त कर दो, हो सकता है आज बारिश हो, तो ये क्या है, संभाव्य वर्तमान। उसने संभावना व्यक्त की है कि संभावना हो सकता है वह आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करेंगे, ऑप्शन लिखें कवित्री, घनिष्ठ, चिन्ह, ईर्षा। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले अगर कवित्री की बात करें तो कवित्री लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कवित्री, ये बिल्कुल सही लिखेंगे हम कवित्री को, ठीक है ना। बात करें घनिष्ठ, तो घनिष्ठ बिल्कुल सही लिखा है, घनिष्ठ ऐसे ही लिखा जाता है, घनिष्ठ बिल्कुल सही आंसर है। चिन्ह की बात करेंगे तो चिन्ह आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से चिन्ह कुछ आप इस प्रकार से लिखते हैं, ये हाँ में ना लगा देते हैं इस प्रकार से चिन्ह। और ईर्ष्या की बात करेंगे तो ईर्ष्या लिखेंगे आप कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ईर्ष्या लिखेंगे आप कुछ इस प्रकार से। तो सवाल का सही आंसर कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो याद रखेंगे घनिष्ठ जो हो जाएगी वो आपकी एकदम शुद्ध वर्तनी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है। छा का क्रम हा के बाद, छा के बाद, का के बाद, सा के बाद। छा ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे बात करूं छा किस किस से मिलकर बनता है तो आप कहते हो सर का और सा से मिलकर बनता है।
तो किससे मिलकर बन रहा है का और सा, तो ध्यान रखिएगा ये काय के बाद आएगा सर, ये का के बाद आएगा। हिंदी वर्णमाला की यही खूबसूरती है सर, ये का के बाद आएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताना है। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? नक्षत्र, नखत, पकवान, पकवान, गृध्र, गीध, अवश्याय, ओस। तो ध्यान रखना तत्सम तद्भव का सही रूप डी ऑप्शन अवश्याय और ओस हो जाएगा। अवश्याय और ओस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एकाधिक का मतलब जानते हैं आप? एकाधिक का मतलब है एक से अधिक। एकाधिक का मतलब क्या है सर? एकाधिक का अर्थ होता है एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग जहां हुआ है उसे कहते हैं एकाधिक उपसर्ग। अब देखिए अनुकरण, अगर अनुकरण की बात करेंगे तो क्या है? अनु प्लस करण, यानी कि एक ही उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आप कह देंगे सर एक ही उपसर्ग हमें नजर आ रहा है। कौन सा? अनु उपसर्ग। बात करेंगे निहत्ता, तो नी प्लस हत्ता, एक ही उपसर्ग लगा है जिसको कहते हैं नी उपसर्ग। एक से ज्यादा ढूंढने हैं। व्याकरण, ये हो जाएगा बी धन आ धन करण। क्या हो जाएगा? बी धन आ धन करण। एक हो जाएगा उपसर्ग आपका वी और एक हो जाएगा आ। दो उपसर्ग होगा एक से अधिक, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगर बात करेंगे आगमन, तो आ प्लस गमन, आप देखेंगे सही आंसर इसमें केवल एक ही उपसर्ग है आ। उसने कहा एकाधिक उपसर्ग एक से ज्यादा, तो वो हो जाएंगे आपके व्याकरण में बी धन आकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके गद्यांश के आधार पर दिए गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएंगे। मैं आंसर आपको बता देता हूं। जैसे कि आपका ये है आत्मसंयम का तात्पर्य। आत्मसंयम का तात्पर्य, तो देखना जब आप उसको गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन। इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन। अब मैं ये क्यों नहीं करा रहा हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के गद्य में से आंसर छांट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सत्ताच्युत का सही अर्थ। अब ये मैं बता देता हूं क्योंकि ये वर्तनी से आधारित है। क्या लिखा है? सत्ता, सत्ताच्युत। ध्यान रखना, इसका जब विच्छेद किया जाता है तो कैसे किया जाता है, ये आपको यहाँ ऊपर सही आंसर नहीं मिल पाएगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सा लिखा है तो हम सा को लिखेंगे आधा, हलंत लगा दिया यानी आधा, और इसमें आ जोड़ देंगे तो ये छोटा आ हो गया, तो सा हो गया। अब ता आधा है तो ता आधा कर दिया। फिर से ता है बड़ा ता, तो पहले आधा ता और इसमें बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे। अब चा आधा है तो सर चा को भी क्या कर देंगे सर? आधा कर देंगे। उसके बाद सर या है, यू लिखा है तो या को भी आधा कर देंगे, उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे यू, और उसके बाद हम ता लिख देंगे और ता में आ की मात्रा लगा देंगे। सही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये सही नहीं लिखा है क्योंकि वो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। आप देख सकते हैं सा है, सा पूरा है तो पहले आधा और फिर छोटा आ की मात्रा लगा देंगे तो सा हो जाएगा। ता आधा है तो मैंने आधा लिख दिया, हलंत लगाने से शब्द आधा हो जाता है। बड़ा ता है तो पहले आधा ता और फिर बड़ा आ की मात्रा लगा दी। चा आधा है तो मैंने हलंत लगा दिया। या है तो या में हलंत लगाई, फिर छोटा ऊ की मात्रा लगाई, उसके बाद ता और ता में आ लगा दिया। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान रखिए, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। और आखिरी 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ क्या है? तो भौतिक पदार्थ, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ सुख दे सकते हैं लेकिन आनंद नहीं। बिल्कुल सही बात है, सुख तो दे सकते हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण क्या है? तो इसका आंसर आएगा मानवीय दुखों का मूल कारण। तो देखिएगा दोस्तों, आज हमने 2021 के सीसेट के पेपर को हल किया और 21 के सीसेट के पेपर में हमने आज हिंदी वाले पोर्शन को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और आगे की चीज़ों को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए सब लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।